So, welcome to Doms to Degrees, a podcast where we'll dive deep into our seniors' college life. तो मैं आयुष हूँ एंड मैं गर्व हूँ। आज पहली बार ऐसा होगा कि आज हम लोग फोर्थ ईयर के साथ बैठे हैं एंड उनकी लेंगे पॉडकास्ट में इंटरव्यू। मैं सबसे पहले आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हमारे साथ है आर्शद भैया, देवांश भैया, शिवम भैया, श्रुत भैया, सिद्धांत भैया एंड रोहित भैया। स्टार्टिंग विद सबसे इम्पोर्टेंट एक जो सेक्शन हम लोग ने सोचा इस पॉडकास्ट के बारे में, वो था जो हम लोग को बाय आवर पीयर्स हम लोग को बताया गया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, वो है एकेडमिक सेक्शन के बारे में। सो वी हैव सम क्वेश्चंस ऑफ आवर ओन कि कैसे एकेडमिक्स को आप लोग बैलेंस करते हैं, कैसे आप लोग आप 4 साल अभी तक कॉलेज में रहे हैं, तो आप लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या टिप्स एंड क्या ट्रिक्स आपने अपनाए। फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी वुड लाइक टू आस्क यू गाइस इज व्हाट स्टडी टेक्निक्स हैव यू फाउंड मोस्ट इफेक्टिव इन मैनेजिंग योर कॉलेज लाइफ? कौन से स्टडी टेक्निक्स आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए हैं? तो मोस्टली ग्रुप में पढ़ना वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज रहा है अभी तक जो मैंने देखा है, और मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ भी देखा है कि कभी कभी अकेले पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आ जाता है। तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, तो ग्रुप में पढ़ने में कोई ना कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा है, वो चीज़ पढ़ लिया, कोई दूसरा कोर्स पढ़ लिया और फिर एक दूसरे को एक्सप्लेन कर दिए। तो ये एक बहुत यूज़फुल स्टडी टेक्निक रहती है। बाकी मेरे ख्याल से PYQ यूज़ करना इज़ अ मस्ट, हर किसी को करना चाहिए पेपर से पहले। और ऐसा होना चाहिए कि जब भी किसी भी एग्ज़ाम हो पहले PYQs देखो, उसके बाद पढ़ो कि क्या इंपॉर्टेंट है। आई थिंक थोड़ा जुगाड़ू रहना ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन द लास्ट 1-2 वीक्स या 1-2 डेज। और कोर्सेज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कुछ होते हैं जो एसेंशियल होते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, और कुछ होते हैं कि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट कर दे 1-2 दिन पढ़ के, तो लाइक यू शुड प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंगली। और मतलब जितना ज़्यादा सीनियर्स से टच में रहो, उन कोर्सेज़ के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनसे सारे क्लियर करो, वो ज़्यादा सही रहता है। एक दिन पहले तो नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा 1-2 हफ्ता पहले ही स्टार्ट कर लेना एग्ज़ाम से पहले, तो अच्छा रहेगा। मतलब अगर टू बी ऑनेस्ट बोले तो क्लास अगर जाओगे तो मोर देन इनफ, बट द पॉइंट इज कि अगर जब क्लास नहीं आता है तब 1-2 हफ्ते पहले एटलीस्ट स्टार्ट करना। तो भैया जैसे आपने बोला क्लास जाना चाहिए, और फिर एक पॉइंट आता है कि PYQ भी कर लो, फिर ना 1-2 हफ्ते पहले भी अगर शुरू कर रहे हो तो खुद से भी पढ़ लो। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉलेज में फिर 2 टाइप की लर्निंग एग्जिस्ट करी, एक जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और एक जो लेक्चर से पढ़ रहे हैं। तो लाइक आपके हिसाब से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए या फिर हम किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं? वो तो कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं जो सेल्फ स्टडी करने से समझ में नहीं आएंगे, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे या फिर NPTEL का वीडियो। बट बाकी कोर्सेज जो कि नोट से समझ में आ रहे हैं, उनके PYQ सॉल्व हो रहे हैं, तो सही है फिर तो। प्रो अटेंडेंस क्राइटेरिया अगर प्रॉफ में कुछ, हाँ अटेंडेंस क्राइटेरिया भी है प्रॉफ तो। हाँ मतलब जिसमें अटेंडेंस है उसमें तो अगर क्लास जा ही रहे हो तो बेटर है कि पढ़ ही लो, क्योंकि वो टाइम तुम कहीं और भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो अगर क्लास जाना ही है तो ट्राई कर लो कि क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हो। सो सबको रिफ्रेशमेंट्स मिल गए मेरे हिसाब से। अब हम लोग पॉडकास्ट को और आगे बढ़ाना चाहेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे एकेडमिक सेक्शन को लेके। तो पहला एक और जो क्वेश्चन काफी हम लोग, और ये मेरा पर्सनल डाउट भी है आप लोग से, कि आप लोग कैसे हैंडल करते थे स्टडी बनाओ। एग्जाम्स होते हैं, मिड सेम्स होते हैं, एंड सेम्स होते हैं, उसमें एक के बाद एक एग्जाम्स होते हैं, काफी डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना और मोटिवेशन खत्म हो जाता है एक्चुअली में। तो आप लोग अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे कि एग्जामिनेशन में एक के बाद एक अच्छा एग्जाम दे? बर्नआउट कैसे आप लोग हैंडल करते थे? तो अगर स्टार्टिंग से ही मतलब जो क्विजेस वगैरह हो गए, अगर उसके लिए थोड़ा, उसमें बहुत कम सिलेबस रहते हैं जनरली, जो क्विजेस हो गए या इवन ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं, उसमें कुछ असाइनमेंट करने रहते हैं। तो ये बर्नआउट वाली प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एंड में जाके सारा का सारा कोर्स एक बार में पढ़ना होता है। लेकिन अगर टाइमली थोड़े थोड़े कम से कम असाइनमेंट या क्विज के लिए पढ़ रहे हैं तो एंड में बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं रहेगा कवर करने के लिए, तो बर्नआउट के चांसेस कम रहेंगे। मतलब शायद फर्स्ट ईयर थोड़ा बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सप्लोर करने के लिए फर्स्ट ईयर में, और लोग घर से निकले रहते हैं, बहुत सारे फर्स्ट टाइम घर से निकले हैं, तो ऐसा होता है सेमेस्टर में क्विजेज मिस हो रही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वही सिचुएशन क्रिएट होती है फिर मिड सेम एंड सेम में ही स्कोर करना है, तो वैसा प्रेशर वाले सिचुएशन में मे बी बर्नआउट का सीन हो। बट अगर मतलब क्विजेज का इम्पोर्टेंस है, उसको उसके जितने भी मार्क्स हैं उसके लिए पढ़ के अगर
अच्छे से क्विज दो तो कभी बर्नआउट वाला सीन ज़्यादा नहीं होगा। और अगर मतलब मान लो कि क्विज वगैरह में भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं और मिड सेम में आके फिर मतलब कि मेहनत की क्विज में मार्क्स नहीं आया, फिर मिड सेम में आके फिर रिग्रेट कर रहे हैं कि और मेहनत करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। मिड सेम में भी इतना वेटेज होता है, क्विज बराबर, क्विज से थोड़ा डबल होता है, पर उसके आगे भी एंड सेम है, ठीक है, क्विज 2 आता है, तो मिड सेम तक हम थोड़ा समझ जाते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है चीज़ों को। जो अपने कोर्सेज होते हैं ना, उनको एक प्रायोरिटी देना चाहिए कि किस में मेरे कम मार्क्स हैं, तो वो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है। मिड सेम का एक शेड्यूल आ जाता है हमारे पास पहले से, तो उसके 15 दिन पहले से हमें वो सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर दिया हमने, और जिसमें हमारे ज़्यादा हैं तो उसमें हम थोड़ा सा ऐसा कि हाँ ये 1-2 दिन में हो जाएगा इसका सिलेबस, तो वो ये भी हम ट्राई कर सकते हैं कि मतलब स्ट्रेस ना हो। वही है, जितने दिन मिले हैं जितना कर सकते हो उतना कर लो, और वो एग्ज़ाम का जितना भी 5-6 दिन रहता है कोशिश क्या, आशा करो कि जल्दी ख़त्म हो जाए। हाँ, देखो मेरा मानना ऐसा है कि अगर कुछ ही नहीं पढ़ा और 6 एग्जाम्स बैक टू बैक है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, सो जाने का। सही है। ये भी ठीक है, ये भी सही है। और मतलब ऐसा वही है सबके साथ कि एग्ज़ाम से पहले पूरे रात भर जगना पड़ता है, थोड़ा ये तो बर्नआउट होता ही होता ही है। है, तो सिचुएशन आती है, बट ठीक है, इसको अवॉइड जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और मतलब अगर इफ़ देयर इज अ सिचुएशन कि क्लास ज़्यादा अटेंड नहीं किए और लास्ट 1 वीक में क्लच कर रहे हो, देन इट्स बेटर टू बी अडेप्टेबल कि एग्ज़ाम जिस टाइम में होगा उसके हिसाब से टाइम शेड्यूल अकॉर्डिंगली स्लीप शेड्यूल सेट कर लो। मतलब एटलीस्ट मेरा ऐसा था कि अगर 9 to 11 एग्ज़ाम होता था तो मतलब पूरा नाइट आउट करके 9 to 11 एग्ज़ाम देकर फिर आगे होता था, बिकॉज एग्ज़ाम के बाद यूजुअली इतना प्रोडक्टिव नहीं रहता है, तो तब अकॉर्डिंगली स्लीप शेड्यूल मैनेज कर लो सो दैट पूरा ही उसका तो accordingly आश्रित तुम कितना घंटा सोते थे? मतलब नॉर्मली तो डिपेंड करेगा। मतलब ऐसा रहता ही है कि एग्ज़ाम के टाइम पे नींद कम ही हो जाती है, 4-5 घंटा ही सोना पड़ता है दिन का, क्योंकि दिन पे तुम सोते हो, रात को जग के पढ़ते ही हो। ठीक है, सो एकेडमिक्स को लेके हम वापस आते रहेंगे। नाउ वी विल बी कवरिंग सम न्यू टॉपिक्स एज वेल, बिकॉज मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, सो हम लोग मिक्स करते रहेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये थोड़ा सा पर्सनल है। हमारे सारे हॉस्टल्स हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट्स द सेकंड होम फॉर अस, तो हॉस्टल एक अपने आप में सेगमेंट है, वी विल बी कंटिन्यूइंग ऑन दैट। सो जब हम लोग पहली बार आते हैं, नए अपने अपने जो भी शहर है उधर से हम आते हैं, आईटी के अंदर आते हैं, काफी सारे अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, एंड यू हैव टू अडैप्ट कि कैसे घर को छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़ के काफी लोग आते हैं, एंड इट्स डिफिकल्ट। इवन मेरे लिए जो था इनिशियल काफी डेज थोड़े से डिफिकल्ट रहते। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक, एंड जो न्यू बच्चे हैं उनको आप कुछ ऐसे टिप देना चाहेंगे टू सोशलाइज एंड गेट ओवर द फियर ऑफ लीविंग योर हाउस? तो ऐसा है कि जब कोई भी स्टूडेंट इतना बड़ा एग्ज़ाम पास करके आता है, खुशी होती है उसके मन में, ठीक है, खुश होता है वो, पर एक ऐसा भी लगता है उसको कि अपनी फैमिली मेम्बर्स से बहुत दूर हो जाएगा वो, ये हो जाएगा, ठीक है, होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि तुम 10-12 साल उनके साथ रहे हो, तो ये एक थोड़ा सा नेचर ही है कि तुम किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहते हो और फिर अकेलेपन में बहुत होता है, ठीक है। जब तुम हॉस्टल्स आते हो तो हम हॉस्टल्स को एज अ सेकेंड होम ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल्स में जब तुम आते हो तो स्टार्ट करो कि अपने नए नए जितने दोस्त हैं उनसे जाके मिलो, जितने ज़्यादा दोस्त बनाओगे उतना होम सिकनेस कम होगा, ठीक है। अपने रूम्स में, उनके रूम्स में जाओ, अपने रूम्स पे बुलाओ, बैठो, खेलो, ठीक है, बाहर स्पोर्ट्स खेलने जाओ साथ में, हॉस्टल्स में खेलो, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं हॉस्टल में, सबको एक्सप्लोर करो, कैंपस एक्सप्लोर करो उनके साथ में जाके, तो ये सारी चीज़ें तुम ट्राई कर सकते हो। सही बात है, मतलब बहुत सारे लोग जो आते हैं, मतलब काफ़ी लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, तो मतलब अगर उन्हें ये फैसिलिटी मिल रही है कि वो जहाँ भी उनका इंटरेस्ट है वाले क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, या जिस भी स्पोर्ट्स में मतलब टाइम टू टाइम खेल सकते हैं, तो वहाँ पे भी उन लोगों को अपने जैसे लोग मिलते रहेंगे जो सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं, तो उनसे वो लोग आसानी से बात कर सकते हैं। ऐसा एंड इट्स अ फैक्ट कि मतलब सब लोग 12th तक इतना घिस के आते हैं एटलीस्ट जेई के बाद, दैट कि इतना सडनली इतना एक्सपोजर मिल जाता है सडनली कि बहुत लोग ऐसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि ये सब कुछ एक बार सडनली क्या आ गया, तो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी वो कुछ ना करे या बहुत ज़्यादा करे, से मिडवे बहुत ढूंढना बहुत टफ है। एंड आई वुड सजेस्ट कि इतना अगर करके आ रहे हो इवेंचुअली हियर, दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, और स्पेशली फर्स्ट ईयर ऐसा है कि जितना हो सके उतना करो। एंड आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट ईयर में आई डिडंट, मतलब मैं रूम में बहुत सिर्फ सोने के लिए आता था,
आई फील इट शुड बी दैट वे बिकॉज बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करो, स्पोर्ट्स, अलग अलग चीज़ें खेलो, अलग अलग चीज़ें। आप लोगों ने कैसे सोशल एक्टिविटीज़ को अपने पर्सनल टाइम के साथ मैनेज किया, और ऐसे क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि है ना, जिससे हम ऐसे बैलेंस बना के रख सकें कि एक पर्सनल टाइम भी हैम्पर ना हो? मेरे हिसाब से तो प्रायोरिटाइज कर लेना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन होता ही है सारे क्लब्स का, फेस्ट का, तो तुम्हें उससे अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी कि कौन सा तुम्हारे सूटेबल है कि नहीं है। बट हाँ, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि मैंने सेकेंड ईयर में बहुत सारे क्लब्स ज्वाइन कर लिए थे, 4-5 कल्ट क्लब्स और फिर 3-4 टेक क्लब्स। तो फिर एंड में सेकेंड ईयर के एंड में आते आते मुझे पता चल गया कि हाँ, इसमें मैं रह सकता हूँ, इसमें नहीं रह सकता हूँ। वो अपना पर्सनली रहता है सब। ऐसा रहता है ना कि अगर स्टार्टिंग में तुम जा रहे हो कि 4-5 कल्ट क्लब में जा रहे हो, 3-4 टेक में जा रहे हो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब एक बार तुम जाते हो, उसमें चीज़ें करना सीखते हो, तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि हाँ, ये मेरे से नहीं होने वाला, और तुम्हें एक चीज़ में आता है कि हाँ भाई, ये है मेरे लिए सही, तो तुम एक फिर वो रास्ता पकड़ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाओ। एंड इवेंचुअली दैट इज़ द थिंग यू अल्टीमेटली वांट, कि ऑप्टिमस जैसे तुमने बोला कि तू 10 चीज़ ट्राई करके एक चीज़ जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, 1-2 चीज़ें फाइनली मतलब नैरो डाउन होते जाएगा इवेंचुअली। एंड कॉलेज लाइफ स्पेशली फर्स्ट 1-2 ईयर्स तो यही इसके लिए ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। मतलब एक्सप्लोरेशन का एक पर्टिकुलर टाइम है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उसमें बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एम आई गेटिंग इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ क्लब्स या समथिंग। जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो करो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये नहीं आता तो फिर मैं उसमें नहीं जाऊँगा। यू कैन लाइक कुछ नया ही सीख सकते हो उसमें, और इट इज़ बेटर कि क्लब्स में जाओ रादर देन रूम पे बैठ के ऐसे ही टाइम पास करो, कुछ यूट्यूब देखो। क्लब्स में देयर इज अ लॉट टू लर्न, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, नए फ्रेंड्स मिलेंगे। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि जाओ, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मतलब इनिशियली होता है कि ये सब चीज़ के अलग अलग क्लब्स के रिक्रूटमेंट या ये सब आते हैं, उसका कुछ प्रोसेस हो सकता है जो तुम्हें लगेगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे क्यों सिलेक्ट करेंगे, और इसके कारण हो सकता है तुम बहुत सी चीज़ें छोड़ दो। और मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी इनिशियली जिसमें एक बार रिक्रूटमेंट वगैरह मुझे लगा मुझे नहीं आता है, मैं छोड़ देता हूँ, और फिर एंड में दिखता है कि मेरे दोस्त लोग जिनको भी वो चीज़ें नहीं आती थी उनको सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते तुमसे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा आ रहा है। तुम जाते ही एक्सप्लोर करने और सीखने के लिए हो। तो बस वही, अगर तुम्हारे पास मोटिवेशन है और इंटरेस्ट है तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए ज्वाइन करने का। अब यार जैसे हॉस्टल लाइफ और फिर हम सोशल इंटरेक्शन वगैरह के बारे में बात कर ही रहे, तो लाइक गिवन द फैक्ट कि फर्स्ट सेकंड ईयर में सब एक्सप्लोर करते हैं और फिर थर्ड फोर्थ ईयर में आते आते तब तक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं और फ्रेंड ग्रुप भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारी मेमोरीज होती है जो बन जाती है अभी तक। तो लाइक ऐसे कुछ बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स जो आप ऐसे अगर शेयर करना। मेरा तो जो मेमोरेबल मोमेंट था, मुझे जब मैं इस हॉस्टल में आया था तो मैं भी काफ़ी क्लब्स और मैं ट्राई किया था, उनका रिक्रूटमेंट जो ड्राइव होता है उसमें बैठा हुआ था, इंटरव्यूज़ दिए हुए थे। मुझे हॉस्टल में काम करना बहुत अच्छा लगता था। कुछ सीनियर्स से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ था, एक हॉस्टल कल्चर कैसे बनता है, क्या होता है हॉस्टल कल्चर के बारे में, ठीक है। तो जब मैं थर्ड ईयर में आते आते तक मतलब था, एक HMC पोजीशन में था मैं, तो मैंने देखा था कि जब हमारा हॉस्टल किसी भी चीज़ में बहुत मेहनत करके पार्टिसिपेट कर रहा है और चीज़ें को जीत रहा है, उसके बाद सारा हॉस्टल एक सेलिब्रेशन कर रहा है, नाच रहे हैं सब, खुशी में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, तो वो एक जो सीन था वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहेगा। सो अब थोड़ा मोनोटोनिसिटी तोड़ने के लिए, थोड़ा फन बनाने के लिए, एंगेजिंग बनाने के लिए एक गेम है जिसका नाम है रैपिड फायर क्वेश्चंस। सो मैं थोड़ा सिंपल्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई विल आस्क अ क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, 1 वर्ड 2 वर्ड जैसे भी आप स्पॉन्टेनियसली उसको आंसर कर सकते हैं, यू विल आंसर देम। मैं एक एक करके मूव करूंगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद आशित भैया, बेस्ट प्लेस टू स्टडी ऑन कैंपस। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पहले लाइब्रेरी थर्ड फ्लोर होता था, अभी तो रूम और दोस्तों के। श्योर, रैपिड फायर। हाँ भैया, as fast and spontaneously as you can. Outside of your room, where do you spend the most time in campus? लाइब्रेरी। Essential item where every hostel room should have, which is not currently there. एक्स्ट्रा फैन। Extra fan. One word to describe college friendships. मेमोरेबल।
Favorite late night snack? मैगी. Most valuable networking tip? Seniors. Seniors. One thing you wish you knew as a freshman? कल्ट क्लोज में जाना चाहिए. Top choice for de-stressing? Sleep. Best resource for internship preparation? Guidance from seniors. Guidance from seniors. Must join club on campus? Any cult club. Cult club. One word for balancing academics and social life? Time management. Time. One word for a successful placement interview? Placement interview. Internship interview. Anything? One word मतलब you always have more time than you actually think. Interview से पहले लगेगा कि अरे यार ये देखना. Best advice for maintaining mental well-being? Always prioritize sleep. One word that describes hostel life? Exciting. Okay. Most useful app for college? College Cupid. College Cupid. Best time to study? Night. Okay. One quality that college has taught you? Management. Sure. Best part of the college journey? अभी the fourth year. The 4th year. Okay. What is your go-to study snack? Maggie. Maggie. Best subject in college so far according to you? Algorithms. Okay. One study hack everyone should know? PYQs. PYQs. What's the first thing that you do after completing your classes for the day? Sleeping. Sleep. Mess food or canteen food? Canteen food. Roommate or single room? Single room. Okay. Earliest you have gone to bed in this semester? 12 a.m. 12 a.m. Social butterfly or lone wolf? Social butterfly. Okay. A quality you admire in your friends? मेरे साथ रहते हैं. Okay. Favorite, best advice for making friends in college? Choose wisely. Favorite extracurricular activity? Chess. Chess. Sports or cultural events? Sports. Sports. Event you look forward to every year in college? Udgam, because I was part of it. Sure. Startups or big companies? Big companies. Okay. LinkedIn or resume? LinkedIn. Okay. One item that you can't live without? Water. Water, sure. So this is the end of our fun rapid fire section. अब वापस थोड़ा सा सीरियस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग विल मूव फॉरवर्ड टू दैट. एक सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सबके चेकलिस्ट में होता ही है, मतलब बिकॉज वी कम टू कॉलेज फॉर प्लेसमेंट्स, राइट? प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के लिए हम आते हैं. तो ये जो सेगमेंट होगा वो इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स रिलेटेड होगा एंड बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा. आई विल जस्ट आस्क फॉर व्हाट योर टिप्स आर. आप क्या टिप्स देना चाहेंगे सेकंड ईयर को, थर्ड ईयर को, फर्स्ट ईयर को जो फ्रेशमैन आए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू गाइस? तो जो लोग सॉफ्टवेयर डोमेन में इंटरेस्टेड है, मे बी सर्किटल या सीएस ब्रांचेस के हो या ना हो, मतलब मोस्टली लोगों का इंटरेस्ट रहता है उसमें. तो उसमें चलो जो लोग सर्किटल ब्रांचेस वगैरह में रहते हैं वो फिर भी अपने कोर्स वगैरह में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बाकी लोग नहीं रहते हैं वो बहुत बार समझ नहीं पाते कि कितनी जल्दी स्टार्ट करना चाहिए उन्हें. और फिर एंड आते आते तक जब मेन इंटर्नशिप सीजन या प्लेसमेंट सीजन आएगा तो उन्हें दिखता है कि टाइम बहुत कम बचा है. तो एक वो उन्हें जितना जल्दी हो सके पॉसिबली थर्ड सेम के एंड तक उन्हें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि उन्हें कौन सा डोमेन करना है. अगर सॉफ्टवेयर डोमेन करना है तो उन्हें तब से ही कुछ डीएसए कर रहे हैं या सीपी वगैरह कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने चालू कर देने चाहिए. वरना फिर अगर सोचोगे कि 2 महीने पहले ही जो 2 महीने की छुट्टी रहेगी उसमें एक प्रोजेक्ट भी बनाने रहेंगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा. तो आई वुड से कि जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड जो भी क्लब्स हैं हमारे कॉलेज में उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उससे होता ही है कि प्रोजेक्ट्स हमारे पास होते हैं इंटर्नशिप सीजन से पहले ही. फिर उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं पड़ती. बहुत लोगों को ऐसे दिक्कत होती है लास्ट मोमेंट पे उन्हें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, बट जो भी लोग क्लब्स में होते हैं उनको ये चीज़ उनकी छुट्टियों से पहले ही सही रहती है, बिकॉज फिर से स्टार्ट होते ही इंटर्नशिप शुरू हो जाएंगी, इंटर्नशिप के ओएस शुरू हो जाएंगे.
तो वो सेमेस्टर ब्रेक उससे पहले वाला, उसमें यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ओएस, तो उससे पहले सीवी आपकी प्रिपेयर रहे थोड़ा, तो सही रहता है। और ऐसा नहीं है कि क्लब में है तो ही प्रोजेक्ट्स कर सकता है। अगर आप मतलब बाहर हैं, उस क्लब में नहीं है और किसी क्लब का प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो ओपनली होता है सबके लिए कि सब कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से ही ऐसे है कि प्रोजेक्ट्स करते रहो, तो एक रेज्यूमे बनता रहता है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के लिए। सीनियर्स की गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस फेज से गुजर चुके होते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो सही रहता है। आई गेस जितने भी लोग इंटर्नशिप्स में बैठे थे सबने अपनी सीवी भेजी होगी किसी हाँ, सीवी चेकिंग भी। मतलब जब भी तुम रेज्यूमे बनाओगे तुम्हें लगेगा कि हाँ यही मेरा बेस्ट एफर्ट है, एक बार 10 सीनियर को भेजो, फिर पता चलेगा कि यार इतनी गलती है। हाँ। और फर्स्ट ड्राफ्ट और लास्ट ड्राफ्ट में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जब मैंने अपना रेज्यूमे बनाया था मुझे बहुत सही लग रहा था, जैसे ही मैंने किसी सीनियर को भेजा उसने बहुत सारी कंप्लेंट्स मैसेजेस करते रहा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और उसके अलावा इट्स ऑल्सो दिस थिंग कि जैसे उसने बोला कि क्लब में नहीं है, तो भी इसलिए कि जो भी रेस्पेक्टिव क्लब हेड्स होंगे ना, एवरीवन विल डेफिनेटली बी अप्रोचेबल ऑन मैसेजेस। उसका नंबर तो तुम्हें मिल ही जाएगा आराम से दोस्तों से। अगर कोई मैसेज करोगे, इट्स डेफिनेटली नॉट अ थिंग कि अरे यार इस भैया को मैं कैसे मैसेज करूँ, इस दीदी को मैं मैसेज कैसे करूँ। इट्स ऑलवेज अ थिंग दे आर ऑलवेज अप्रोचेबल, बट पहले वो स्टेप तो लेना है ना। कितने लोग ऐसा अप्रोच करते ही हैं, दैट इज ओनली वेरी लेस। सो इट्स फैक्ट कि अगर जो भी करेगा अप्रोच विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द। अब लाइक आप लोगों ने इतने बार सीनियर्स को मेंशन किया रैपिड फायर में भी और अभी भी, तो आप जूनियर्स को ऐसे क्या टिप देना चाहोगे कि हाउ शुड दे लुक अप टू देयर सीनियर्स, और उनसे वो कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे एडवाइसेस जिससे वो एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं सीनियर्स के साथ। और उसी में अगर आप ऐड ऑन करना चाहें आपका रिलेशनशिप आपके सीनियर्स के साथ, ऐसे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें, कुछ ऐसे फेवरेट मोमेंट्स या फिर ना बहुत वैल्यूएबल एडवाइसेस, या फिर कुछ कोई ऐसे सीनियर जो याद ही रहे। मेरे हिसाब से तो जहाँ भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम किसी चीज़ में फंस रहे हो, कि ये चीज़ मतलब इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो तुमसे हैंडल नहीं हो पा रही है, तो तुम अपने सीनियर को अप्रोच करो, करना ही चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एंड मतलब पर्सनली तो मैं आज की डेट में भी अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में हूँ। मैं अभी दिवाली पे भी उनसे बात किया था काफ़ी लोगों से, तो रहना चाहिए, अच्छी चीज़ है। और जैसे स्टार्टिंग में जैसे बोला कि एक जूनियर होता है वो थोड़ा सा हिचकिचाता है सीनियर से बात करने में, तो उसका सही तरीका ये है कि अगर तुम क्लब्स में हो जा रहे हो या किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, चाहे स्पोर्ट्स वगैरह हो, तो वहाँ पर तुम उनसे मिलते हो। ठीक है, सपोज़ कि तुम फुटबॉल ग्राउंड में मिलते हो उनसे और बातचीत हो जाती है, डेली मिल रहे हो, तो अगर तुम डेली किसी से मिलते हो तो तुम एक बॉन्ड बना लेते हो उसके साथ। तो या फिर ऐसे हॉस्टल में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके थ्रू तुम सीनियर से मिल रहे हो, तो वैसे इंटैक्ट मतलब आसानी से बॉन्ड बन जाता है एक, तो तुम फिर उनसे बातें शेयर करने लगते हो। तो ऐसे करके तुम किसी भी सीनियर से अपनी बात कर सकते हो। कोई पर्सनल आपका इंसिडेंट या कोई पर्सनल सीनियर जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं कि उनके साथ मेरा ऐसा एक बॉन्ड था जो हमें बताना चाहेंगे? मेरे एक मतलब हॉस्टल में एक सीनियर थे, मैं सेकेंड ईयर में था, वो फोर्थ ईयर में थे। मतलब काफ़ी मेरे रिलेशन के साथ काफ़ी सही थे। हम दोनों ने साथ में एक थिएटर भी डायरेक्ट किया था। तो हाँ, मैं तो उन्हीं का नाम लेना चाहूँगा, गौरव डांगी भैया। जूनियर्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हो, और लाइक आप जूनियर्स को कैसे देखते हो, या फिर आप कैसे अप्रोचेबल रहते हो जूनियर्स को, या फिर आप क्या कहना चाहोगे अपने जूनियर्स को कि हाउ कैन दे लुक अप टू यू? मतलब एक बात तो ये है कि किसी भी जूनियर को हेसिटेट नहीं करना चाहिए सीनियर से कुछ भी पूछने में। वो कोई भी हो सकता है, आप कहीं से भी उसको नहीं भी जानते हो, किसी फ्रेंड्स के थ्रू या कुछ भी कर रहे हो, मोस्ट लाइकली कोई भी सीनियर किसी भी एडवाइस या किसी भी हेल्प के लिए जल्दी से ना नहीं बोलेगा, अगर उसके लिए पॉसिबल होगा तो कभी भी हेसिटेट नहीं करना चाहिए। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने भी जब किसी सीनियर को अप्रोच किया है या किसी जूनियर ने मुझे भी अप्रोच किया है, हमेशा ही दोनों साइड से हेल्प हमेशा मिलती है। ये भी एक चीज़ है कि यू ऑलवेज हैव गिवन टू योर सीनियर्स, रेसिप्रोकेशन इज ऑलवेज देयर, बिकॉज तभी मतलब ऐसे दिल भी ऐसे यार इनसे लिया तो
और हम भी जब फर्स्ट सेकेंड ईयर में थे हमको भी इनिशियली लगता था कि सीनियर्स को कैसे पूछे कैसे ये करे, बट फिर जब हम थर्ड फोर्थ ईयर में आए तब हमें लगा कि मतलब बहुत ऐसे फ्रेंडली तरीके से भी बात हो सकती है। तो हम ट्राई करते हैं कि जितना भी फ्रेंडली तरीके से बात हो पाए उसको समझाए या फिर उसको असिस्ट करे, गाइड करे उसको जिसमें इंटरेस्ट है। देखो ऐसा है कि सीनियर्स आर लाइक योर बिग ब्रदर्स, तुम उसको ऐसे देखोगे तो इट वुड बी गुड फॉर यू, क्योंकि हम अपने जूनियर्स को ऐसे नहीं देखते कि वो बच्चा है ऐसा करके, हम भी उसको ये ट्राई करते कि हम उसको अच्छे से गाइड कर पाए। तो बस वही है। स्पेशली व्हेन यू आर एट सच अ स्टेज, ये हो जाता है कि तुम जो भी बोलो मतलब उनको एटलीस्ट 10 दिन तक याद रखेंगे फॉर गुड इनफ पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड एक्चुअल मीनिंग निकालना जरूरी है, बिकॉज इट शुड नॉट मिसलीड देम ऑलटुगेदर। ओके, सो हम लोग को काफ़ी इससे मतलब काफ़ी हमारे लिए इम्पैक्टफुल था ये कि कैसे सीनियर रिलेशंस हम बिल्ड कर सकते हैं। एक जो डाउट सबके मन में होता है, कॉलेज में आते हैं काफ़ी लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं एज वेल एज काफ़ी मतलब उनके पास एक्सपोजर नहीं होता, राइट। कॉलेज में आते हैं तो काफ़ी सारे डोमेन्स खुल जाते हैं। तो अभी हम इस सेगमेंट में आ रहे हैं जहाँ पर हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज की थोड़ी बात करेंगे। कल्चरल सेगमेंट हो गया, कल्चर्स में आप क्या क्या आईटी में आते हैं तो आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेक्निकल साइड में क्या क्या कर सकते हैं, एंड स्पोर्ट्स बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें आप कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन आईटी बॉडी की आपने कल्चर में क्या किया, स्पोर्ट्स एंड टेक अलग अलग डोमेन कैसे एक्सप्लोर किया। तो फिर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं, इंटर आईटी और इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं। उसमें पार्टिसिपेट करके तुम्हें मतलब अपने आईआईटी को या अपने हॉस्टल को जिताना रहता है। ये काफ़ी सही रहता है क्योंकि इस एक्सपोजर से तुम अपना जो भी स्ट्रेस वगैरह होता है एकेडमिक का वो काफ़ी कम हो सकता है। और अगर टेक कल्ट क्लब्स में जा रहे हो, जैसे तुम सेकेंड ईयर में हो, जाके तुमने कुछ एक एक्सपीरियंस लिया क्लब का, तो तुम वो हॉस्टल को दे सकते हो ड्यूरिंग इंटर हॉस्टल टूर्नामेंट्स, कि हॉस्टल के बोर्डर्स को नहीं पता होगा कि क्या होता है, तुम उन्हें गाइड कर सकते हो, तुम एक एसेंशियल पार्ट प्ले कर सकते हो उस इवेंट में। सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज फॉर योर हॉस्टल। और तुम्हें देख के बहुत लोग और इंस्पायर हो गए कि मुझे भी जाना चाहिए, मतलब इसको इतना आता है मुझे नहीं आता, तो मैं भी वो सीखूं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज इज मस्ट तो नहीं बोलूंगा, इट इज बेनिफिशियल कि जाओ तो इट्स फॉर योर प्रोग्रेस एंड योर ग्रोथ ओनली। जस्ट टू ऐड टू इट, जो इंटरनेशनल टेक कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं उसमें वन ऑफ माय सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स था पर्सनल एज कि मैं इनिशियली जैसे सब लोग कोडिंग वगैरह करते हैं, इवन आई वाज इन दैट पार्ट, बट देन दिस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के मुझे स्टार्टअप्स को ऑलवेज ऐसा इंटरेस्ट वगैरह था। देन आई जस्ट पार्टिसिपेटेड इन दिस स्टार्टअप स्प्रिंट बोल के कॉम्पिटिशन था। All of a sudden then I realized कि यार I should give this a proper try बोल के product management एक completely altogether different field है। So like while everyone was doing something else, just वो initial belief start हुआ कि यार we can try something new in this field, irrespective of opportunities etc. तो वैसे the hope itself will come from such a thing when you're actually exploring. अगर वो step ही नहीं लोगे तो you not even look at that direction at all. तो सब फ्लो के साथ मत जाओ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इसमें ये भी हो जाता है कि हो सकता है तुम्हारे हॉस्टल के या ब्रांच के फ्रेंड्स के साथ इंटरेस्ट मैच नहीं कर पा रहे तुम्हारे, तो मोस्टली इंट्रोवर्ट लोगों के साथ वही प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम्हें तुम्हारे मैचिंग इंटरेस्ट वाले लोग नहीं मिल पा रहे। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो चीज हो जाती है वेयर यू हैव अ टॉपिक टू टॉक विद समवन, सो वहां पर तुम्हें लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे और तुम्हारा ओपन अप होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और इसमें इन एडिशन टू हिम कि इफ यू प्ले अ सर्टन स्पोर्ट और यू लाइक तुमको खेलना है, स्पोर्ट्स इज लाइक वो स्ट्रेस बस्टर है। तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, स्ट्रेस्ड अप हो, जाके खेलोगे तो 1 घंटा 1.5 आवर में बहुत रिलैक्स्ड हो जाओगे। और देयर आर सर्टन स्पोर्ट्स की तुम्हें नहीं आता बट तुम जाके सीखोगे तो यू कैन एक्सेल इन इट। कि बहुत सारे मैंने देखे मेरे बैचमेट्स, मेरे जूनियर्स, कि उनको वो स्पोर्ट नहीं आता था बट वो क्लब में गए और क्लब में जाके सीखे तो वो इंटर आईआईटी में खेले और इंटर आईआईटी में मेडल जीत के आए। तो वो दैट इज अ बिग अचीवमेंट कि तुमको नहीं आता था, कॉलेज में आने के बाद सीखा, इतने शॉर्ट टाइम में सीखा और मेडल लेके आए, तो दैट इज अ पर्सनल अचीवमेंट। अब इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हुई है, तो ऐसा आप फर्स्ट ईयर में जब आए थे, अभी फोर्थ ईयर में जब हो, तो ऐसी क्या क्या चेंजेस आप खुद में नोटिस करते हो कि अगर फर्स्ट ईयर में आपको पता होता कि आप ऐसे होगे तो आप खुद बिलीव नहीं करते? Exactly change किस which segment of your college life has actually changed, उतना टफ रहता है सबको बताने, because eventually सबका फैक्टर इन होके
ये आउटपुट रहता है। बट द थिंग इज कि इतना तो पक्का बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो है ऐसे प्रॉपर बच्चा इमेच्योर, अगर तुम इससे ऐसे आंख बंद करके और वापस जाओगे ना तो ऐसा हंसी आ जाता है देखने में, ठीक है। भाई सब कुछ हो जाता है, फेशियल स्ट्रक्चर सब हाँ। कुछ, बाल उड़ अगर जाते तुम हैं। अपनी फोटोज देखो फर्स्ट ईयर की तो प्रॉपर ऐसे दोस्त तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे, तू ऐसा दिखता था ऐसे सही में करके। भाई, मेरी दाढ़ी आ जाएगी। हाँ ठीक है। और मतलब वैसे पर्सनैलिटी वाइज मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टेज फ्राइट खत्म हो गया है। जो स्टार्टिंग में हुआ करता था एंड जो अभी आके मैं पब्लिकली जो भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। और सबसे बड़ा जो फियर खत्म हो जाता है वो हो जाता है कि एग्जाम से डरना बंद हो जाता है। ये बहुत है कि फर्स्ट ईयर में बहुत डरते हैं एग्जाम से, सेकंड ईयर आते आते थोड़ा डरते हैं, थर्ड ईयर तो बिल्कुल खत्म हो जाता है कि अब फोर्थ ईयर में सोचते हैं देने जाए कि ना जाए। मतलब वो था ना जो फेज होता है कि एग्जाम से एक साथ पहले पढ़ रहे हैं और इतना स्ट्रेस है कि इसमें स्कोर करना है, वो स्ट्रेस धीरे धीरे अब खत्म होता है। क्योंकि तुम दूसरी चीजों में अपना ध्यान लगाते हो, प्लेसमेंट्स इंटर्नशिप वगैरह में, तो ऑल्सो मैंने लुक बैक ऐसा लगा कि यार फर्स्ट ईयर में इसके लिए इतना टेंशन लिया यार, हाँ ये एक मिनट से के लिए पता नहीं मैंने इतना टेंशन लिया। अब उसी चीज को तुम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हो, तो वही है कि लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट करेगा, यू हैव अ क्लियर वाइड विजन। आपके ट्रिप्स होंगे बहुत सारे जो आपने किए होंगे, तो ऐसे कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम योर आपके ट्रिप्स, या फिर है ना कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहो तो? हम 4 लोग तो शिलोंग गए थे अभी मार्च में, काफी बढ़िया ट्रिप थी वो। जब हम इलेक्शन जीते थे लास्ट ईयर, हमारे कैंडिडेट्स जीत गए थे, तो हम सब दोस्त पार्टी करने एंजॉय करने के लिए शिलोंग घूम के आए थे। 1-2 दिन का ट्रिप था वो, काफ़ी बढ़िया नज़ारे थे वहाँ पे। और कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कहीं पर और ट्रिप वो पर जाओ तो ऐसा था कि एक्साइटिंग विनिंग ट्रिप में थी, तो समझ लो ना कितनी सारी इसमें मेमोरीज बनी होगी। हाँ। और पहली बात तो था कि हम सारे मतलब बॉयज ट्रिप थी, तो तुम समझ सकते हो कि बॉयज ट्रिप में कैसे मजे आते हैं, तो फिर वैसे मजे आए थे। एंड उसके अलावा भी मैं डॉकी जा चुका हूँ। डॉकी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जगह है, तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन दिखता है रिवर पे। मतलब हमारे कैंपस के आसपास तो काफी घूमने की जगह है, जैसे 2-3 घंटे या फिर 1 नाइट। वन ऑफ द मेन मोटिवेशंस आईटी गौहटी चुनने का मेरा ही। एंड मैं लास्ट टू लास्ट ईयर अपने दोस्तों के साथ डॉकी भी जाके आ रहा हूँ। बहुत ही वंडरफुल प्लेस है वो, तुम पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हो, इतना साफ पानी है वो। और उसके अलावा मतलब वन ऑफ माय मेन मोटिवेशन आल्सो फॉर चूजिंग आईटी गौहटी वाज कि इसके अराउंड इतने अच्छे लोकेशन है। तो मतलब जब जेई प्रिपेयर भी कर रहा था तब वन ऑफ माय मतलब ड्रीम टाइप था इधर आना वगैरह। तो द फैक्ट दैट कि हर वीकेंड में तुम कहीं भी जा सकते हो, हाँ। बस अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छा टाइम फ्रेम होना चाहिए, कहीं भी जा सकते हो, वेदर ही इतना अच्छा है। तो मेरा भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस वही सैडवांग बोल के एक वाटरफॉल था, मतलब गूगल में सर्च करने में टॉप में नहीं आता है वो, खोज के आया था। सो दिस अनहिडन मतलब हिडन ट्रेजर्स जो भी होते हैं वो सॉर्ट ऑफ इस एरिया का स्पेशलिटी। और एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों के साथ जाते हैं तो मतलब दोस्तों की कंपनी से ही ट्रिप बनती है, और ट्रिप सारी अनप्लान्ड होती है, तो वो उसका सबसे ज्यादा मजा अनप्लान्ड है। ट्रिप्स ही अच्छी Best होती है, best होती है, प्लान ट्रिप्स कुछ नहीं होती भाई। लॉन्डो में प्लान कुछ नहीं होता। अग्रीड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बिकॉज हम लोग अब थोड़ा सा एंड की तरफ आ रहे हैं, तो एक थोड़ा सा सेंसिटिव येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर कॉलेज है मेंटल हेल्थ, और उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। सो मेंटल हेल्थ जो एक प्रॉब्लम है, वी ऑल फेस इट, एक ऐसी चीज़ है जो नॉट जस्ट बीटेक, नॉट जस्ट एमटेक, नॉट जस्ट पीएचडी, गर्ल फीमेल मेल सब में कॉमन होती है। तो ये प्रॉब्लम से कैसे मतलब बच सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर आप किसी प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं जो मेंटली आपको प्रॉब्लम मतलब है, हाउ कैन यू ओवरकम दैट? आप लोग ने भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ फेस किया होगा, एंड हाउ व्हाट वर योर रिस्पॉन्सेज टू इट? मेंटल हेल्थ जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक होता है। सब लोग किसी ना किसी सिचुएशन से निकल कर आए ही हैं, ठीक है। और मतलब अगर तुम कहीं से आते हो, बाहर से आ रहे हो, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ रहे हो, ठीक है, एक नई जगह आ रहे हो, नया कल्चर में आ रहे हो, नया माहौल में आ रहे हो, तो थोड़ा सा वहाँ पे फिट होना टाइम लगता है, ठीक है सब। पर ऐसा टाइम आता है ना कि जब अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है, तुम सोच पाते हो कि यार मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है, तुम अपने रूम में सो रहे हो बैठ के, बस कुछ गलत सोच रहे हो वगैरह वगैरह।
तो वो सब चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो हमारे कैंपस की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, उनको अपने जीवन में अपना लो। जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, जब तुम ऐसा कभी लो फील कर रहे हो, वो चीज़ तुम अपने जो इंटरेस्ट की चीज़ है वो तुम चालू कर दो, तुम अपने आप अच्छा महसूस करना शुरू कर दोगे, ठीक है। और अगर कुछ ज़्यादा भी लो कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स से बात कर लो, जो कि बेस्ट सोल्यूशन होता है। अपने घर वालों से बात कर लो, या जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो उनसे उससे बात कर लो, अपने दोस्त से बात कर लो, ठीक है। और जब ऐसा कुछ लो फील करो ना, तो सबसे पहले अपने किसी अच्छे दोस्त के पास जाके बैठ जाओ, बस वहीं पे सब खत्म हो जाएगा। हाँ वही, मतलब वही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी बात, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो अपने मन में रखते रहोगे, बार बार उसके बारे में सोचते रहोगे, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोशिश करो कोई भी किसी ना किसी के साथ वो शेयर करो। अब वो तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, बट ट्राई करो कि यू हैव समवन जिसके साथ तुम अपनी बातें शेयर कर रहे हो और उसे बता रहे हो। क्योंकि खुद से सोचते रहोगे तो तुम, हो सकता है वो इतनी बड़ी बात हो ही ना, लेकिन तुमने उसको अपने दिमाग में इतना ज्यादा बड़ा बना लिया है। एंड इट्स ऑब्वियस कि मतलब सबको ऐसा लगता है कि ओनली आई एम गोइंग थ्रू दिस, ऐसा है कि हाँ यार दूसरा तो अच्छे से जी रहा है, उसको उसमें क्या ही है, बट एवरीवन बीनीथ एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ हैव गॉन थ्रू सच अ फेज। वो तो इट्स नॉर्मल टू एक्सेप्ट दैट, पहले एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद उस पर काम करना। इफ यू आर नॉट इवन इन दैट स्टेज कि हाँ यार मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो देन दैट इज अ बिग प्रॉब्लम एट द फर्स्ट प्लेस। और इन एडिशन टू दिस, लाइक कन्फ्रंट करने से कभी हेजिटेट मत करो। इट लाइक फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोई भी है, और हमारे कॉलेज में काउंसलर्स भी है, तो उनसे भी आप बात कर सकते हो, दे विल आल्सो हेल्प यू आउट। मतलब द बेसिक थिंग इज कभी भी सारे थॉट्स अपने तक मत रखो। कुछ भी ऐसे फाइवर्टिंग पॉइंट आ रहा है कि ये सब हो रहा है तो बात कर लो, तो दैट विल बी बेनिफिट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास एक ऑडियंस है जो ये पॉडकास्ट को ऑब्जर्व कर रही थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई वुड लाइक इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, आई वुड लाइक देम टू टेक इट अप हियर नाउ। हेलो भैया, मेरा नाम कनन है, मैं फर्स्ट ईयर से हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि प्रोफेसर के साथ रिलेशंस कैसे मेंटेन करने हैं, और क्या वो रिलेशंस हमें आगे जाके मदद करेंगे या नहीं करेंगे? तो मतलब मेरे हिसाब से जब बात आती है प्रोफेसर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करने में, तो फिर फर्स्ट ईयर में तो इतना कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि सारे ब्रांचेस के सारे कोर्सेज सेम ही रहते हैं। बट जब ब्रांच स्पेसिफिक हो जाता है तो फिर तुम लोग अपनी डिपार्टमेंट जाते हो, पहली बार वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, कौन सी लैब्स हैं, क्या क्या है, मतलब कौन सा प्रॉफ कौन सा कोर्स ले रहा है, उसके कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ये कोर्स तुम्हारे काम आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मतलब मोस्टली बात कर लेनी चाहिए प्रोफेसर से, वो तुम्हें अच्छी गाइडेंस भी दे देते हैं, एंड यही बस। और बाकी मेरा फेवरेट प्रोफेसर मेरे डिपार्टमेंट के ही हैं, वो उनके अंडर लैब थी मेरी, मिस्टर राजकुमार पुरुषोत्तम थमर। हेलो भैया, मैं आर्यन, मैं फर्स्ट ईयर से हूँ। मैंने सुना था कि आईटी गुवाहाटी का हॉस्टल कल्चर बहुत अच्छा है, तो क्या आप कुछ इंसाइट्स दे सकते हो हॉस्टल कल्चर के बारे में? तो जो हॉस्टल कल्चर्स हैं, अभी जो इंट्रा हॉस्टल में इवेंट्स की बात कर रहा था, वो वही है कि जो हमारे आईआईटी गुवाहाटी में एक होती है जनरल चैंपियनशिप। तो सारे हॉस्टल्स जो कि 13 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, वो आपस टोटल 13 हॉस्टल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए, कल्ट इवेंट्स के लिए, टेक इवेंट्स के लिए। तो इनका सबका एक स्कोर आता है, उस बेसिस पे इवेंट्स बहुत सारे PSS रिलीज होते हैं। लाइक तो मान लेते हैं कि किसी हॉस्टल के पास उनका एक बेस्ट प्लेयर है जो कि पूरे IIT का उस स्पोर्ट्स में बेस्ट प्लेयर है, तो वो इंटर IIT के लिए एक प्रकार से प्रिपरेशन होता है। और ये ही इंटर जो हॉस्टल इवेंट्स होते हैं उनमें भी बहुत फायदा होता है और एक कल्चर डेवलप करता है हर एक हॉस्टल में। हेलो भैया, मैं कुशाग्र फर्स्ट ईयर से हूँ। मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ और अपने कॉलेज के स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में जानना चाहता था। बहुत सारे कैंपस में 14 to 15 स्पोर्ट्स है जिसमें तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें कोई स्पोर्ट्स नहीं आता, लाइक बहुत नीश है टाइप्स की, तुम्हें कुछ वो सीखना है, लाइक स्क्वॉश
कि स्क्वॉश जैसा स्पोर्ट है बहुत लोगों ने नहीं खेला होता, कि बहुत लोगों के पास उतना एक्सपोजर नहीं होता खेलने का, तो इधर आके तुम सीखोगे, खेलोगे, तुम्हारे सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, कोचेस है, कोचेस भी बहुत हेल्प करेंगे तुम्हें वो चीज़ बताने में और सिखाने में। वो लोग भी इंटरेस्टेड है कि मेरे पास आए स्टूडेंट्स की सीखने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें जैसे इंटर IIT स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ कि पूरा कंटिंजेंट जाता है लाइक 150 to 200 मेंबर्स का, तो वो एक फील ही अलग है। हेलो भैया, मैं सेकंड ईयर केमिकल स्टूडेंट हूँ यहाँ से। मुझे यहाँ के बैकलॉग के बारे में पूछना था। बैकलॉग अगर किससे लग जाती है तो उसके इंटर्नशिप और बाकी प्लेसमेंट में कितना इफेक्ट आता है, और क्या ये बैकलॉग एक एंड है उसके लिए? तो बैकलॉग्स वगैरह भी मतलब जैसे हमने बताया कि हमने पहले बहुत सारे तरीके बताए थे जिससे कि ये तुम इस पॉइंट तक ही ना हो कि तुम्हें बैकलॉग वगैरह के बारे में सोचना पड़े। लेकिन फिर भी अगर वर्स्ट केस में आ भी जाता है तो भी उसको ऐसे मत सोचो कि दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद भी सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है। इंस्टीट्यूट भी और बहुत केसेस में प्रोफेसर से तुम बात करोगे, वो भी बहुत बार कोऑपरेटिव रहते हैं तुम्हारे साथ कि वो तुम्हारी सिचुएशंस को समझेंगे। फिर भी अगर इन सब केसेस के बाद बैकलॉग आ भी जाता है तुम्हारा, अगर मान के चलो सप्लीमेंट्री भी हो गया, जनरली सप्लीमेंट्री में भी प्रोफेसर्स भी ट्राई करते हैं। कोई भी प्रोफेसर जल्दी से ये नहीं चाहेगा कि कोई बच्चा फेल हो, तो सप्लीमेंट्री में जनरली तुम्हें पास कर देंगे। इन केस नहीं हो पा रहा है फिर भी बैकलॉग में भी उसको भी ये मत समझो कि बैकलॉग आ गया तो अब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारी इवन कंपनीज भी अगर तुम देखोगे इंटर्नशिप प्लेसमेंट में, वो बैकलॉग के साथ भी तुम्हें कुछ कुछ अलाउ करेगी। और इवन तुम्हारे पास चलो इंटर्नशिप के टाइम नहीं हुआ तो तुम्हारे पास फिर भी बैकलॉग क्लियर करने के बाद वापस से प्लेसमेंट में एटलीस्ट चांस रहेगा कि तुम आगे बेटर कर सको। हेलो भैया, मेरा नाम रमन है, मैं 3rd ईयर बीटेक से हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि अगर किसी को प्लेसमेंट के अलावा स्टार्टअप शुरू करना है तो वो कैसे कर सकता है और उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है कॉलेज में? तो एक नॉर्मल जॉब ढूंढने के अलावा भी कॉलेज आके तुम्हारे पास एक और ऑप्शन रहता है, वो है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में जाने का। तो उसके लिए मतलब सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि उसके लिए कोई भी बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट नहीं है। तो तुम किसी भी ब्रांच से हो सकते हो, तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो, तुम्हें बस एक आइडिया की ज़रूरत है और फिर उस आइडिया पे तुम वर्क कर सकते हो आगे। मतलब थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है ये एट टाइम्स तुम्हें स्टडीज़ वगैरह के साथ मैनेज करने के लिए। हो सकता है इसमें रिजल्ट्स तुम्हें तुरंत ना दिखे, क्योंकि हो सकता है तुम्हें इंटर्नशिप वगैरह छोड़ के तुम इसमें लगे हुए हो, तुम्हें दिख रहा है कि बाकी दोस्तों की इंटर्नशिप लग रही है, जॉब लग रही है, और मैं ये स्टार्टअप वगैरह कर रहा हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन वो रियलाइज़ करना होगा कि 1-2 साल की बात नहीं है वो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा तो जो उसकी वर्थ है वो किसी भी जॉब से बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसी के साथ शायद हमारा पॉडकास्ट अंत होता है। मेरे को बहुत दुख है, लेकिन मेरे को खुशी भी इस बात की है कि आप लोग से मेरे को इतना सीखने को मिला। मेरे खुद बहुत सारे पर्सनल डाउट्स थे जो आज इधर क्लियर हुए, एंड फॉर श्योर जो पॉडकास्ट देखेंगे आई एम होपफुल दैट उनको काफ़ी सारे उनके डाउट्स क्लियर होंगे, एज वेल एज उनको काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलेंगी फॉर फ्यूचर। उनका बहुत बेनिफिट होगा इस पॉडकास्ट को देखने से। एंड ऑन दैट नोट आई थैंक यू ऑल, आप लोगों ने काफ़ी इंसाइट्स दिए। आई थैंक एवरीबडी, आप लोगों ने अलग अलग डोमेन्स के अपने सारी बातें एंड आपने एक तरह से अपनी लाइफ को खोल के हमारे सामने रख दिया, सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच एवरीबडी, एंड आई वुड लाइक टू थैंक आयुष एज वेल। एंड एट द एंड मैं भी मायूस था, आप भी मायूस थे, लेकिन ऐसा होप करते हैं कि इतने ज्ञान के बाद ना आप मायूस रहेंगे और ना हम। शुभ रात्रि।